आज के इस वीडियो में आई विल टीच पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट इज़ ऑन at class 10th level. So this is very important topic of chemistry, and in this year this is that chapter of chemistry in which there is not removed any topic from this chapter, and that's why this chapter becomes very important, जो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जितने भी टॉपिक रिमूव हुए हैं केमिस्ट्री में, इसमें सिर्फ ये सिंगल चैप्टर ऐसा है जिसका कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं है, एंड यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले से नोट्स तैयार किए हैं, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, एंड आई होप आफ्टर दिस वीडियो you will understand the basic things about the periodic classification of elements. I have made it so much easy as it can be actually. So periodic classification. So अगर मैं एक आपको लिंक दूं, देखिए केमिस्ट्री को, अगर आपको केमिस्ट्री बढ़िया से समझना है, केमिस्ट्री पे आपकी मास्टरी चाहिए आपको, तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, जिसमें से पहला है periodic classification of elements. This chapter should be very clear in your mind. And another thing is IUPAC nomenclature. So if you know two things in chemistry, so you will get a kind of mastery over chemistry. So that is periodic classification of elements. So first and foremost we will discuss this in this video. इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कई सारे वीडियोस बनाऊंगा. सो ये भी बेसिक है, इसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने कवर किए हैं और उसके आगे और भी मैं कवर करूँगा. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों क्लासीफाई करना पड़ा. हमें क्लासीफाई करना मतलब एक तरह से इसको क्लासेस में बांटना. हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें एलिमेंट्स को क्यों क्लासीफाई करना पड़ा. तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. उस समय में केमिस्ट्री का कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब तरह तरह के साइंटिस्ट उस समय आए थे. सो वहाँ पे वो अपने अपने रिसर्च करते थे, जिसकी वजह से केमिस्ट्री में हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रहती थी. दैट इज़ वाई सो देयर वन रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. आपको अगर कोई रीज़न पूछे तो आप सीधे कह सकते हैं कि उस समय केमिस्ट्री इवॉल्व हो रही थी. इवॉल्व मतलब ग्रोथ कर रही थी, केमिस्ट्री में नई चीज़ें मिल रही थी. एंड डिस्कवरी, और दूसरा रीज़न क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स. नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, साइंटिस्ट रिसर्च करके नए एलिमेंट्स खोज रहे थे, और वो जो एलिमेंट्स हमें मिल रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी. मतलब हर एलिमेंट अलग अलग प्रॉपर्टी को पॉसेस करता था, मतलब उसमें होता था. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो ये एक तरह की प्रॉब्लम थी, जिससे सीधे साफ जाहिर है कि अगर तरह तरह के एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, केमिस्ट्री डेवलपमेंट के लेवल पे है, और जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं नए उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, तो ऐसे इनको रैंडमली स्टडी करना बहुत टफ हो जाता है. तो सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर इतने सारे एलिमेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उनको हमें ईजिली स्टडी करने के लिए, इफ़ यू वांट टू मेक द स्टडी ऑफ ऑल दोज नोन एलिमेंट्स इजी, देन क्लासिफिकेशन इज़ द सिंगल सोल्यूशन. तो क्लासिफिकेशन ही करना पड़ेगा हमें. तो क्लासिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट है. क्लासिफिकेशन के पीछे दो रीज़न थे, एक डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री लगातार, एंड अनदर इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होना ही तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैसे स्टडी किया जाए अलग अलग प्रॉपर्टी है. सो इसकी वजह से साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है. अब दैट्स वाई, इसलिए इट बिकेम टफ टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड. सो इसी वजह से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थे नए एलिमेंट्स की, जो नए एलिमेंट्स डेली हर आए दिन ढूंढे जा रहे थे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया कि इनकी स्टडी करना टफ हो गया, मतलब मुश्किल हो गया, अंडरस्टैंड इनको समझना भी मुश्किल हो गया. सो अब देखिए मैंने जो भी यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ की है, यू कैन एज इट इज़ यूज़ इन द एग्जामिनेशन और इन योर नोट. दीज आर द some easiest way of
writing all these factors. So scientists realized to classify the elements to make the study easy. देखिए साइंटिस्ट ने महसूस किया, रियलाइज़ किया टू क्लासीफाई, मतलब कि हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत है द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को टू मेक द स्टडी इजी, इनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने ये महसूस किया, ये एक्सपीरियंस किया कि हमें एलिमेंट्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए इनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत है। अब देखिए बेसिक क्लासिफिकेशन। अब बेसिक क्लासिफिकेशन के पीछे दो रीज़न थे। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, मतलब किस बेस पे लोगों ने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। पहली चीज़ देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज विल बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। मतलब एलिमेंट्स जो होंगे जो सेम प्रॉपर्टी के होंगे उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा। ग्रुप मतलब अगर हम ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप जैसे होता है टीम बनाना, तो वैसे अगर हम बनाएंगे तो सेम प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे, सेम लाइन में खड़ा करेंगे, एक तरह से कहने का मतलब हो गया। तो उसी तरह से ये क्लासिफिकेशन का बेसिस था। साइंटिस्ट ने पहले ये डिसाइड कर लिया कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट होंगे उसको हम सेम ग्रुप में रखेंगे। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए खट्टा होना। तो खट्टा होना मतलब अगर हम खट्टी, अब मान लीजिए हमें फल, बहुत तरह के फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो मान लीजिए हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हम इस तरह का दो क्लास बनाएंगे। मान लीजिए हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप में खट्टे फलों को रखेंगे, एक ग्रुप में मीठे फलों को रखेंगे। तो एलिमेंट्स को भी वैसे ही किया गया। जैसे मान लीजिए खट्टा एक प्रॉपर्टी, एक मीठा प्रॉपर्टी, तो खट्टे प्रॉपर्टी जितने एलिमेंट्स खट्टे उसको एक ग्रुप में रखेंगे, तो सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखेंगे। यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है, देयर फॉर द स्टडी ऑफ वन एलिमेंट विल गिव द आइडिया ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। तो स्टडी ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का अगर हम स्टडी कर लें, सो दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ द अदर एलिमेंट इन दैट ग्रुप। तो सीधी सी बात, जैसे आपको अगर पता चल जाए कि इस टीम में या इस ग्रुप में जितने फल रखे हैं, दो टोकरी है, एक टोकरी में कुछ प्रकार के फल रखे हैं, एक टोकरी में, जैसे मान लीजिए एक टोकरी में खट्टे, एक टोकरी में मीठे, तो अगर एक फल खट्टा है तो आप समझ जाएंगे, अगर एक फल को आप टेस्ट करते हैं तो अगर आपको खट्टा पता चल गया तो आपको पता है कि सेम प्रॉपर्टी के ही फल, सेम टेस्ट के ही फल इसमें रखे हुए हैं फ्रूट्स, तो सारे खट्टे होंगे। तो आपको सबको खा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही पता कर लेंगे, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन का बेसिस पता है कि सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स ही सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है साइंटिस्ट के हिसाब से कि अगर एक एलिमेंट, क्योंकि अगर हम सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि एक एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी कर लो तो लगभग आपको उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। कितनी ईजी, मतलब यही इनका बेसिस था, क्योंकि किसी तरह से स्टडी को हमें ईजी बनाना था। तो ईजी ऐसे ही बनेगा ना। अब वैसे रैंडम इधर उधर पड़ा रहता है एलिमेंट, तो आपको हर एलिमेंट को पढ़ना पड़ता, वैसे ईजी हो गया। So this is very important background of classification of elements. The periodic classification, इसको periodic क्यों कहते हैं, I will tell you further later. So we continue it. अब देखिए जब क्लासिफिकेशन की बात आई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके क्लासिफिकेशन की बात कही। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने आइडिया देने की कोशिश की कि हम किस प्रकार से सारे जो एलिमेंट्स हमें मिले हुए हैं डिस्कवरी के थ्रू, जो हमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे उनका अलग अलग हम टीम या ग्रुप बनाएंगे। सो देखिए इसमें जो जो नाम आते हैं, जिन्होंने इसमें अपने मतलब अपने एफर्ट्स को डाला था, जिन्होंने अपने अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, अपने अपने कुछ हाइपोथेसिस दिए थे, अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, अपने कुछ लॉज दिए थे, तो मैं उनकी बात करूँगा। देखिए जो वेरियस साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने एफर्ट किया था, प्रयास किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए, सबसे पहले क्लासीफाई जिसने किया था उनका नाम था प्राउट। प्राउट ने 1815 में ही डिस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक पहला स्टेप उठाया था, मतलब इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आते हैं डोबेराइनर। डोबेराइनर 1827 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, मैं भी सब डिस्कस करूँगा, इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद ड्यूमा ने 1853 में अपना कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद आपके न्यूलैंड, इन्होंने 1866 में अपना कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद लोथर मेयर, दिस इज़ वेरी रेयर, लोथर मेयर के कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लोथर मेयर ने 1869 में अपना कॉन्सेप्ट दिया था पीरियोडिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक्चुअली। एंड उसी सेम ईयर में
आपके मेंडलीव जो इस चैप्टर में मेन हीरो होंगे डिस्कशन के लिए, क्योंकि इन्हीं का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इन लोगों में मतलब एक तरह से सक्सेसफुल हुआ था। सो मेंडलीव ने और लोथर मेयर ने सेम ईयर में अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए थे एलिमेंट्स के, लेकिन मेंडलीव ने उसको 1781 में और मॉडिफाई करके दिया था। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे नाम थे, यानी प्राउट, डोबेराइनर, ड्यूमा, न्यूलैंड, लोथर मेयर एंड मेंडलीव, इतने सारे साइंटिस्ट ने शुरुआती दौर में या शुरुआती टाइम में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के रेफरेंस में अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। सो वी विल वन बाय वन डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इन लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल देने से ही तो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ऐसे डिस्कशन करते 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 लोथर मेयर के बाद तभी तो मेंडलीव ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दे के अपना पीरियोडिक टेबल दिया। सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। सो अब देखिए हम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। अब सबसे पहले प्राउड्स हाइपोथेसिस आती है। अब देखिए प्राउड हाइपोथेसिस के बारे में अगर हम बात करें, प्राउड ने जो रूल दिया था, प्राउड ने क्या कहा, तो मैं इसको देखिए बहुत ही अलग तरीके से मतलब मैंने एक फिगर बनाया है, तो उसके हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी। अब मैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जब आई तो ये कब आई थी 1808 में, 1808 में आया। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने एक क्या किया, ही पब्लिश्ड अ प्रोविजनल, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था इस वर्ड को, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, और प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मास का एक लिस्ट दिया, मतलब उन्होंने एटॉमिक मास किसी भी तरीके से निकाला था डाल्टन ने सारे एलिमेंट्स के लिए, और उन्होंने एक लिस्ट जारी की कि इतने एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक मास के साथ साथ उन्होंने सारे एलिमेंट को लिख दिया, उस समय जितने भी एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब क्या होता है, जब डाल्टन ने अपना ये लिस्ट जारी किया सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के साथ, तो उसको प्राउड ने यूज़ किया। प्राउड ने क्या किया, उसको यूज़ किया। अब प्राउड ने क्या किया, प्राउड ने क्या किया, इस लिस्ट को स्टडी किया। प्राउड ने इस लिस्ट को क्या किया, स्टडी किया। और जब इन्होंने स्टडी किया तो गैप ओन हाइपोथेसिस, और इसी लिस्ट को इन्होंने स्टडी करके अपना खुद का एक हाइपोथेसिस दे दिया, मतलब अपनी खुद की अवधारणा हिंदी में कहते हैं। अब फिर क्या इनकी, अब आपके दिमाग में आएगा कि इनकी अवधारणा क्या थी। जब इन्होंने इस लिस्ट को, जिसको डाल्टन ने दिया था 1808 में, जब पब्लिश किया था अपनी प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ अलॉन्ग विद दियर एटॉमिक मास, तो उसको प्राउड ने स्टडी किया। अब प्राउड ने क्या किया, फिर अपना खुद का हाइपोथेसिस बनाया। तो एक तरह से इनके बनाई गई चीज़ को यूज़ करके इन्होंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो एक तरह का स्टोरी है, लेकिन इनका ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस। अब देखिए मैं इनके हाइपोथेसिस को लिखा हूँ। इन्होंने जो कहा था मैं उसी बात को आपके सामने पे रख रहा हूँ। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इन्होंने कहा था प्राउड ने इसको स्टडी करके कि एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है आर सिंपल मल्टीपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन्होंने, प्राउड ने क्या कहा था, प्राउड के कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब इन्होंने जो लिस्ट जारी की थी उसमें सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे वो क्या थे, सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब वो क्या थे, सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, 1। तो इन्होंने कहा कि और जो एलिमेंट्स होते हैं सबका जो एटॉमिक मास होता है सिंपल मल्टीपल। सिंपल मल्टीपल क्या होता है, मतलब कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इनटू कोई इंटीजर मतलब जो डेसिमल में ना हो, जैसे 1 2 3 लाइक दैट। तो इन्होंने, इनके कहने का ही मतलब था कि सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का ही सिंपल मल्टीपल होता है। सिंपल मल्टीपल मतलब हम डेसिमल में गुणा नहीं करते हैं, हम किसी इंटीजर से गुणा करते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में, तो किसी नए एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक मास आ जाता है। तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि ये जो प्राउड का हाइपोथेसिस था ये फ्लॉप्ड था। मैंने यहीं पे लिख दिया है फ्लॉप, मतलब ये सब फ्लॉप हो गया था, क्योंकि कहीं पे ये लागू होता था और कहीं कुछ एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं होता था। अब कैसे, तो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। सो एग्जाम्पल देखता हूँ मैं प्राउड की हाइपोथेसिस का। तो प्राउड की हाइपोथेसिस तो मैंने समझा दिया भाई, बहुत जनरल वर्ड है कि
मतलब जितने भी एलिमेंट्स डाल्टन ने दिए थे एटॉमिक मास के साथ, उसने मास को स्टडी किया होगा प्राउड ने। तो प्राउड ने ये देखा, मतलब उन्होंने जो देखा, क्योंकि देखो कोई चीज़ फ्लॉप हो रहा है जब पहली बार कर रहा है तो उसमें कमियां निकलेंगी, तो जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट फ्लॉप रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वही सारे कॉन्सेप्ट्स को सीढ़ियाँ बना करके आज हमने ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास मॉडर्न फॉर्म में है। तो एटॉमिक, अब एग्जांपल लीजिए तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे प्राउड की हाइपोथेसिस गलत हो जाती है। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, दैट इज़ 1। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, अगर आपको सोडियम निकालना है, सोडियम का आपको पता है कितना होता है, 23 होता है। अब 23 का, अब प्राउड ने क्या सोचा होगा कि अब 23 मतलब क्या है, 23 जो कि इंटीजर है इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है। तो 23 इंटू 1 करने पे क्या आएगा, 23 ही तो आएगा ना। तो इनको ये लगा कि 23 से 1 मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में गुणा करके ही सोडियम का एटॉमिक मास आ गया। इसीलिए वो कह रहे थे कि हर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का सिंपल मल्टीपल होता है। मतलब उसके मास में हम किसी इंटीजर से गुणा कर देते हैं तो किसी दिए गए एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है। तो सिंपल मल्टीपल मतलब इंटीजर से ही गुणा करते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में, तो हमें किसी दिए गए एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाता है। लेकिन चलो यहाँ पे तो सही है, डन है कि यहाँ पे सही हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो मैंने हाईलाइट कर दिया है सिंपल मल्टीपल को, तो यू हैव टू फोकस थोड़ा सा इस पर। ये मैंने इंटीजर तीनों चीज़ें बता दी है, लेकिन अब इसका यहाँ पे गलत होने जा रहा है। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, अब क्लोरीन का देखा जाए तो कहीं पे क्लोरीन का 35.5 होता है। अब 35.5 अगर है तो अगर आप वन में अब यहाँ पे इंटू अगर देखा जाए तो 35.5 इंटू 1, 1 मतलब हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे ये इंटीजर थोड़ी ना है, तो इसका मतलब सिंपल मल्टीपल नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंपल मल्टीपल तभी होगा जब 1 में किसी इंटीजर से गुणा होगा। लेकिन यहाँ पे 35.5 है जो कि इंटीजर नहीं है। इसका मतलब प्राउड की हाइपोथेसिस यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, सिंपल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है ही नहीं, जो कि यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो कहीं पे लागू हुआ, कहीं पे लागू नहीं हुआ, तो यहाँ पे इनकी हाइपोथेसिस क्या हो गई, गलत हो गई। तो नॉट सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक मास इज नॉट सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकॉज 35.5 इज नॉट एन इंटीजर। सो यहाँ पे फ्लॉप हो गया। तो इसी तरह से हम और भी सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस तो इनकी थी लेकिन ये फ्लॉप रही, क्योंकि बहुत जगह पे लागू नहीं हुई, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया। तो लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो इसके लर्निंग्स थे जो प्राउड की हाइपोथेसिस से हमें मिला सीखने के लिए। तो इनका वैसे फेल हो जाता है, ये फेल हो गया इनका प्राउड का हाइपोथेसिस, लेकिन लर्निंग क्या क्या थी, हमें क्या क्या सीखने को मिला। देखिए क्या मिला, इंस्पिरेशन, मतलब हमें प्रेरणा मिली टू फाइंड एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। हमें एक प्रेरणा मिली, हमें इन्होंने एक रास्ता दिया कि हमें किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालने की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब किस तरह से हमें एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालना है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इन्होंने एक चीज़ की तरफ इशारा किया कि देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मास। इन्होंने एक और चीज़ बताया जो आपको फोकस करने की, रिलेशनशिप होता है किसमें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के साथ। मतलब एटॉमिक मास को किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, ओके, तो इनको हम, मतलब अगर इनका इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज को हम समवेयर रिलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास के साथ। तो ये कहीं ना कहीं प्राउड से हमें दो लेसन सीखने को मिलते हैं, भले ही इनका जो हाइपोथेसिस था वो फ्लॉप रहा, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, तो प्राउड ने शुरुआत कर दी। उसके बाद प्राउड के बाद 27 में इन्होंने स्टार्ट किया था स्टडी करना, लेकिन इन्होंने 1829 में अपना हाइपोथेसिस दिया। किसने, डोबेराइनर ने। और डोबेराइनर के प्रिंसिपल को हम कहते हैं ट्राइड, डोबेराइनर्स ट्राइड। ट्राइड क्यों कहते हैं, ट्राइड कहने के पीछे ये रीज़न है कि इन्होंने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाने की बात कही। दैट इज़ वाई इनके प्रिंसिपल को डोबेराइनर्स ट्राइड प्रिंसिपल कहते हैं। अब इनका प्रिंसिपल क्या था हम देखते हैं। सो इफ़
अब जो लैंग्वेज में दे रहा हूँ, दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज विच यू हैव टू यूज इफ यू आर बीइंग आस्क्ड द डोबेराइनस ट्राइड प्रिंसिपल. So you will write down as it is. Okay, so if three elements, so very important point is that three elements, यहाँ पे तीन elements का हम ग्रुप बनाएंगे of same properties, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए. थ्री एलिमेंट्स होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए. अगर एक एलिमेंट खट्टा है तो तीनों खट्टे ही होने चाहिए, या मीठे हैं तो मीठे. मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, खट्टे मीठे नहीं, मतलब उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं, केमिकल और फिजिकल. लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ही फोकस करते हैं. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है लेकिन केमिकल पे वी विल फोकस. तो हम क्या फिर से पढ़ रहे हैं, इफ़ थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड in increasing order of their atomic masses या मास. अगर हम तीन एलिमेंट को जो सेम प्रॉपर्टीज़ के हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रूप में रख दें, मतलब उनका मास बढ़ता जाए, मतलब पहले से ज़्यादा एटॉमिक मास दूसरे का हो, दूसरे से ज़्यादा तीसरे का हो. देन ये किसने कहा, ये मेरा लोचा नहीं है, दिस इज़ डोबेराइनर्स स्टाइल, ये दिस इज़ डोबेराइनर्स प्रिंसिपल एक्चुअली. उन्होंने जो कहा था मैं उसको लिख के बोल रहा हूँ. देन एवरेज ऑफ, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है. अभी मैं बताऊंगा एवरेज क्या होता है, या तीन के साथ हम एवरेज कैसे निकालते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. यहाँ पे ELT मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में एलिमेंट लिखा है. तो डोबेराइनर्स ने क्या कहा, अब देखिए मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बस आप ध्यान से स्टोरी सुनिए, आपको समझ में आएगा. डोबेराइनर ने कहा कि तीन एलिमेंट ले लो और तीन एलिमेंट में तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, मतलब तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होंगे तब भाई मेरा फंडा फ्लॉप हो जाएगा. हालांकि ये फ्लॉप ही था, आई विल टेल यू फर्दर. लेकिन इन्होंने कहा तीन एलिमेंट ले लो भाई और तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, मतलब तीनों, अगर तीन फल लो तो तीनों खट्टे हों या तो तीनों मीठे हों, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट लेना है, नहीं तो एग्ज़ाम में फल नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू टेक एलिमेंट हियर. सो अगर इनको हम क्या करें, तीन एलिमेंट लें सेम प्रॉपर्टी को और उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, मतलब पहले के मास से ज़्यादा दूसरे का मास, दूसरे के मास से ज़्यादा तीसरे का मास, मतलब लाइक दिस, इस कंडीशन, पहला का फिर दूसरा एलिमेंट फिर तीसरा, मतलब बढ़ता जाए, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तो इस फॉर्म में अगर एलिमेंट्स को हम रख दें तो उन्होंने कहा कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का अगर हम एवरेज लें, अब देखो मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लो तीन नंबर ले लो A, B एंड C, तो ए और सी ये जो इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो हमेशा किसी भी, मतलब पहले और तीसरे, अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम इसको और इसको जोड़ लेंगे, A+C/2 कर देंगे, तो वो बराबर हमेशा B होगा. इसका मतलब अगर ऐसा हो जाए तो ही डोबेराइनर का सिद्धांत यहाँ पे सही हो रहा है. तो ये देखो, इनका ये हमेशा ये एवरेज होता है बीच में, अगर जो है तो इसको जोड़ के अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम इसको जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे. उसका मतलब ये ए और सी का एवरेज क्या होगा, ए और सी का, अगर ABC तीन नंबर्स हैं तो ए और सी का एवरेज क्या होगा, A+C/2, ये एवरेज है. तो और यही एवरेज अगर बीच वाले के बराबर हो जाए तो डोबेराइनर ने यही कहा कि अगर हम ए और सी का एवरेज लें, जो कि क्या होगा, तीन नंबर जब एक साथ ऐसे लिखे रहते हैं तो ए और सी का एवरेज क्या होगा, A+C/2. हमेशा ऐसे ही करेंगे, अगर तीन रहेगा तो A+ पहला और तीसरा का जोड़ के बाई 2. तो अगर ये B के बराबर हो जाए, मतलब बीच वाले के बराबर हो जाए, तो यही डोबेराइनर का रूल है. अब मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्टली प्रूव करूँगा कैसे, एग्जाम्पल के हेल्प से. तो डोबेराइनर ने ओवरऑल क्या कहा, डोबेराइनर ने ये कहा कि अगर हम तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएं, ऐसा नहीं कहीं भी कोई तीन एलिमेंट ले लो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और उनका वो जो एलिमेंट्स हैं पहले का मास फिर दूसरे का मास फिर तीसरे का मास बढ़ते जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि पहला आपका मास एटॉमिक मास 16 है तो दूसरे का 14 है, नहीं, 16, 17, 18 या कुछ भी तरह से बढ़ते रहे, कम नहीं होना चाहिए. तो उन्होंने ये कहा कि एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मतलब A+C/2, मतलब पहले और तीसरे को जोड़ के बाई 2 करेगा तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा.
सो फर्स्ट और थर्ड का एलिमेंट का जो एवरेज मास होता है वो इक्वल टू मतलब बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट के, मतलब एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो यही डोबेराइनर का सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने तभी आपको क्लियर होगा। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ लिथियम, सोडियम एंड थर्ड इज पोटेशियम। सो तीन एलिमेंट्स हमने लिया है, इन्होंने कहा था तीन एलिमेंट्स लेने के लिए, मैंने तीन एलिमेंट्स ले लिया, मैंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इनके एटॉमिक मास हमें पता है, एटॉमिक मास ऑफ एम मतलब एटॉमिक मास, लिथियम का 7 होता है, इसका लिथियम का 7, इसका 23 और इसका 39 मतलब पोटेशियम का 39 होता है एटॉमिक मास। तो इनके कहने का क्या मतलब है, जो इनको कहने जो ये जो कह रहे हैं कि पहले और तीसरे का, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो आप, इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है। अब पहले और देखो इनका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है ना, देखो पहले से ज़्यादा दूसरे का, दूसरे से ज़्यादा तीसरे का, तो डोबेराइनर की कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि इन्होंने जो कहा था मैं वो कर रहा हूँ। इन्होंने तीन एलिमेंट का, मैंने तीन एलिमेंट ले लिया, इन्होंने कहा कि सेम प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी के ही हैं और क्योंकि तीनों मेटल है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका एटॉमिक मास बढ़ते जाना चाहिए, देखो बढ़ते जा रहा है, तो यानी हमने सही कर दिया। अब ये जो कह रहे हैं, इनके कहने का क्या मतलब था कि एवरेज ऑफ पहला और तीसरा, पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज हमेशा बीच वाले के बराबर होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका इसका जोड़ के बाई 2 करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम क्या होगा, 7 + 39, 7 + 39 बाई 2, तो 46 होता है, जोड़ने पे बाई 2 कितना आ गया 23, और 23 किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। देखो बीच वाले के बराबर आ गया ना। तो यही डोबेराइनर ने कहा था कि पहले अगर अगर हम तीन एलिमेंट लें, सेम प्रॉपर्टी के तीनों हों और इनका एटॉमिक मास इंक्रीज करता जाए इस फॉर्म में हो, पहले से ज़्यादा दूसरे का, दूसरे से ज़्यादा तीसरे का, तो पहले और तीसरे का जो एवरेज होता है, मतलब एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है, मतलब एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, तो हमेशा बीच वाले के बराबर मतलब दूसरे के बराबर आ जाएगा। यही है डोबेराइनर का ट्राइड प्रिंसिपल। तो ये पहला एग्जाम्पल है विच यू कैन गिव इन द एग्जामिनेशन इफ यू आर बीइंग आस्क्ड बाय दिस क्वेश्चन। एंड अनदर, तो यहाँ पे तो वेरी गुड, देखो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है इनका डोबेराइनर का जो ट्राइड प्रिंसिपल है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये फ्लॉप हो गया था क्योंकि कहीं पे फॉलो नहीं कर रहा था। कहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा था मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब हम दूसरा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सो अनदर एग्जाम्पल इज वॉट, डोबेराइनर का मैंने पहला एग्जांपल दिया, अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल दैट इज़ तीन एलिमेंट, फिर दूसरा तीसरा कोई दूसरा सेट लेते हैं। सो पहला ये है क्लोरीन मैंने ले लिया है, फिर मैंने ब्रोमीन ले लिया है और फिर मैंने आयोडीन ले लिया है। ओके, मैंने तीन एलिमेंट फिर ले लिया डोबेराइनर के एग्जाम्पल को दिखाने के लिए। अब मेरे पास तीनों का एटॉमिक मास है। देखिए एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 81 और इसका 127 आयोडीन का होता है। तो फिर हम वही करेंगे, पहले तीसरे का एवरेज लेंगे, एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के बाई 2, तो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन, तो ये क्या हो जाएगा 35 + 127/2 दैट इज़ 162/2 दैट इज इक्वल टू 81। और 81 किसका है, फिर देखिए दूसरे के बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे भी डोबेराइनर भाई सही है। और तीसरा एग्जाम्पल है, आप इसको कर सकते हो, आप खुद इसको ऑब्जर्व कर लेना, मैंने तीन एलिमेंट फिर ले लिए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, यू मस्ट नो द एग्जाम्पल्स, क्योंकि जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो फॉस्फोरस भी मैंने ऐसे ले लिया है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनके एटॉमिक मासेस हैं। आप खुद आपको ये चेक कर, यू हैव टू चेक इट कि आप इसको और इसको जोड़ो, बाई 2 करो, देखो तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सीधे क्लियर है यार कि 121 है, इसको जोड़ेंगे 151 होगा, बाई 2 करेंगे 75.5 दैट इज़ ऑफ द सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ आर्सेनिक। सो यहाँ पे ये डोबेराइनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने, अब देखिए जब मैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर करूँगा विथ रेफरेंस टू the limitations of Doberanner's theorem, Doberanner's principle. So all these things I will just, the complex thing will be covered in the exercise video or the portion. So let's come to the next. तो सेकंड मैंने बताया, तीसरा भी प्रिंसिपल आता है ड्यूमा के द्वारा। मैंने बताया था ना शुरू में, बहुत सारे साइंटिस्ट को मैंने बनाया था। सो ड्यूमास होमोजीनियस सीरीज, ड्यूमा ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया जो होमोजीनियस सीरीज की तरह था। सो वी विल सी व्हाट इज दैट सीरीज, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्यूमास हाइपोथेसिस और कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने कब दिया था, 1853 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के। अब इन्होंने क्या दिया मैं इसको बोल रहा हूँ, देखिए द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने क्या कहा, देखो सब एक चीज़ देखो, एक पैटर्न देखो कि सभी लोग एटॉमिक मास की ही बात कर रहे हैं।
मतलब अभी एटॉमिक नंबर के बारे में किसी ने बात नहीं की, किसी को एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया नहीं था। तो एटॉमिक मास की ही सब लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की ही बात आ, मैंने प्राउट ने किया, एटॉमिक मास की ही बात डुबेराइनर ने किया, एटॉमिक मास की ही बात ये ड्यूमा भी कर रहे हैं। तो उस समय एटॉमिक मास के बारे में ही लोगों को आइडिया था, ज़्यादातर लोग उसी को यूज़ करते थे। तो एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, हैव सिमिलैरिटी एज ऑफ होमोजीनियस सीरीज। अब होमोजीनियस सीरीज क्या होती है मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। सो हमें क्या इस लैंग्वेज को, यही एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज यू हैव टू गिव, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर हम एटॉमिक मासेस देखें उन एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि सिमिलैरिटी मतलब समानता पाएंगे एज ऑफ होमोजीनियस सीरीज। तो उनके अलग अलग एलिमेंट्स को आप अगर ले लीजिए तो उनके एटॉमिक मासेस में आप एक सिमिलैरिटी पाएंगे, जैसे आपको लगेगा होमोजीनियस सीरीज है। अब कैसे है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ ये चीज़। एक तरफ एलिमेंट लिख लेते हैं और दूसरी तरफ एटॉमिक मास लिख लेते हैं। एलिमेंट मैंने लिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मैंने इतना ले लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब कैसे हैं आप आके देखोगे जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे। अब इनका एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14, इसका 31, इसका 75, इसका 199, इसका 207। तो इसको देखो 14 है। अब फास्फोरस का क्या है 31 मतलब 14 में ही हमने 17 जोड़ दिया, 14 में 17 जोड़ दिया तो इसका आ गया। आर्सेनिक का कितना है 75 मतलब 14 + 17 में ही हमने 44 जोड़ दिया। मतलब इसी को देखो जोड़ते आ रहे हैं 14 + 17 + 44। अब 20 का 199 होता है, मतलब 119 होता है। तो यहाँ पे 14 + 17 प्लस यहाँ पे क्या है 88 है। 88 मतलब 2 × 44 है। उसके बाद तो आपको भी मैं पैटर्न समझा रहा हूँ कि यहाँ पे पैटर्न क्या है। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है और बिस्मथ का 247 होता है तो इस 14 + 17 + 176 लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो A = मान लो 14 हो गया, यहाँ पे 14 है। B = मान लो 17 हो गया और C = मान लो आपको 44 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे दोनों मिलके क्या हो गया A + B हो गया, क्योंकि मैंने माना है ऐसे। और यहाँ पे क्या हो गया A + B + C हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है A + B + 88 मतलब क्या है 48 का 44 का 2 टाइम्स, तो 2C लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखा A + B प्लस यहाँ पे 44 में अगर हम 4 से गुणा करते तो कितना हो जाएगा 176। तो आप देखते हो ना यहाँ पे ABC को ही मिला करके यहाँ पे एक पैटर्न नहीं बन गया A + B + C A + B + 2C। तो यहाँ पे A + B + 4C, तो एक पैटर्न बन गया। तो इन्होंने बताया कि तो इसी को हम क्या कहते हैं होमोजीनियस सीरीज कहते हैं। तो ड्यूमा ने ये कहा कि एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी जो होती है, सेम प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मास क्या बनाते हैं होमोजीनियस सीरीज बनाते हैं। होमोजीनियस सीरीज मतलब इसी तरह से, मतलब एक इनमें एक पैटर्न होता है। अब जैसे यहाँ पे A + B + C से ही बन गया है सारा, कहीं पे 2C हो गया, कहीं पे 4C हो गया, लेकिन A और B और C ही इन्वॉल्व है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ होमोजीनियस सीरीज। तो ये ड्यूमा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी फ्लॉप रहा। अभी तक मैं आपको जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सब फ्लॉप होते जाएंगे, क्योंकि ये सब एकदम इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे थे। ये धीरे धीरे अपनी कोशिश कर रहे थे कि हमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करना है, कुछ काम करना है। तो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग मिस्टेक्स एज वेल। सो फाइनली इनका कॉन्सेप्ट एक स्टेप तो रहा, लेकिन ये फ्लॉप रहा। तीनों कॉन्सेप्ट फ्लॉप रहे बाद में आके, क्योंकि आगे चल के डेवलपमेंट बढ़ते गए तो पता चला कि इन्होंने जो चीज़ें दी, ये जो होमोजेनियस सीरीज बन रहा है ये हर जगह नहीं बनता है, कुछ अलग तरह के एलिमेंट्स लेते हैं तो वहाँ पे नहीं बनता है। तो इस वजह से इनको फ्लॉप माना गया। तो ये 3 कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द फोर्थ कॉन्सेप्ट। ये फोर्थ जो प्रिंसिपल था दैट वाज न्यूलैंड्स ऑक्टेट प्रिंसिपल। न्यूलैंड्स ऑक्टेट प्रिंसिपल। सो ऑक्टेट मतलब 8 की वजह से, बिकॉज ऑफ 8 देर इज़ द वर्ड ऑक्टेट। वहाँ पे डोबेरियानियन में 3 की वजह से ट्राइड था, यहाँ पे 8 की वजह से ऑक्टेट होगा। देखो न्यूलैंड ने कब दिया था 1864 ईयर में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था क्लासिफिकेशन को लेकर के। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था मैंने लैंग्वेज दिया है, आई हैव गिवन यू द प्रॉपर लैंग्वेज। इफ़ यू आर being asked by this question or this principle, if you have to write down this principle, then you can use this as it is, okay, because this is properly easiest way of writing it. So
let's see what is the principle of Newland's octet principle is that. So if we arrange the elements, अगर हम क्या करें, अरेंज करें एलिमेंट्स को, किसको, एलिमेंट्स को ही अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात ये भी कर रहे हैं, और किसकी बात करेंगे, एटॉमिक मास की ही बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया नहीं था उस समय उतना ज़्यादा। तो एटॉमिक होगा भी तो लोग उसको सेलेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि एटॉमिक कि उनकी प्रॉपर्टीज़ का एटॉमिक नंबर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए लोगों ने ये ब्राउट के हिसाब से ये था कि एटॉमिक वेट से ही उनकी प्रॉपर्टीज़ का कनेक्शन है, तो दैट इज़ वाई लोग एटॉमिक वेट्स की ही बात करते थे, एटॉमिक नंबर को इग्नोर करते थे। सो इफ़ वी अरेंज, ये न्यूलैंड का ऑक्टेट प्रिंसिपल है, इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास वेट्स या मासेस, अगर उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, जैसे डोबरानर ने 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखा था, देन प्रॉपर्टीज़, क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल, विल बी सिमिलर, मतलब समान होगी, एक जैसी होगी, ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के जैसी ही होगी, लेकिन कब, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। वो तब जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रूप में अरेंज करें, तब ऐसा होगा कि पहले की प्रॉपर्टी और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होगी, सिमिलर टू, और किसकी तरह, ये किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, सिमिलर टू द सिमिलैरिटी इन फर्स्ट एंड एर्थ टोन ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक का टोन होता है पहला और एर्थ, जैसे पहला और आखिर 8वां किसी म्यूजिक का जो टोन होता है, उसमें पहला और 8वां टोन हमेशा सेम होता है, टोन मतलब स्वर, ये दोनों सेम ही होता है। तो उसी तरह से पहले और 8वें की प्रॉपर्टी भी, पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम होती है, अगर हम उनको हम एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखें। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर हिंदी म्यूज़िक की बात करें तो हिंदी म्यूज़िक में ये 8 स्वर होते हैं ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा। सो फिर ये यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये 8वां यही है, 8वां क्या है, यहीं पे आ रहा है। तो अब मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन है, लिथियम है, मैं ऐसे बढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि इनका एटॉमिक मास बढ़ता ही जा रहा है। सो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, इतने सारे एलिमेंट्स को रखा है। तो देखिए जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, ये पहला एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फ्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कुछ प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। ओके, तो कहीं से भी आप गिनोगे तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम। अब जैसे मान लीजिए लिथियम को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसे बेरिलियम को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जहाँ 8 आ रहा है तो मतलब पहला और 8वें का प्रॉपर्टी, या ऐसा नहीं कि यहीं से 8वां, पहला यही नहीं, कहीं जहाँ से आप गिनोगे वहाँ से 8 जब आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ओके, सो अगर हम इसको लें तो ऐसे इसका भी गिनेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे लिमिटेशन, अगर मैं आपको बताऊँ, कैल्शियम तक ही ये मतलब फॉलो करता है, मतलब कैल्शियम तक 8वीं प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन उसके बाद मैच नहीं करती है। उसके बाद कैल्शियम के आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं पहले और 8वें की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको मेरे ख्याल से आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो ये भी फ्लॉप ही रहा, क्योंकि आगे कैल्शियम के आगे फॉलो ही नहीं कर रहा था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट वो होता है जो सबके लिए फॉलो करे। तो यहाँ पे कैल्शियम तक ही ये रूल चल रहा है हमारा कि 8वां पहले का समान होगा प्रॉपर्टी, लेकिन कैल्शियम के बाद फॉलो नहीं करता, तो ये ओनली फॉलोज अप टू कैल्शियम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये कैल्शियम के केस तक ही फॉलो करता है ये प्रॉपर्टी। अब इसके बाद 5वां कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, मतलब लगातार 5 कॉन्सेप्ट्स जो है फ्लॉप रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको 5 शुरुआती कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो कि फ्लॉप रहे हैं। 4 मैंने बता दिया, चारों फ्लॉप थे, और ये लेकिन यही चारों कहीं ना कहीं सीढ़ी बने जिसकी वजह से इतना तगड़ा डेवलपमेंट हुआ और आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम अगले 5वें कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। सो अगर 5वें कॉन्सेप्ट की बात करें तो मिला जुला के मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी फ्लॉप्ड ही रहा, ये भी फ्लॉप्ड के ही लिस्ट में आता है।
अब देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम था, लोथर मेयर्स कर्व। इस कॉन्सेप्ट मतलब ये लोथर मेयर्स प्रिंसिपल है, लेकिन इन्होंने एक कर्व दिया था। कर्व मतलब जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो इन्होंने एक ग्राफ दिया था, उस ग्राफ के थ्रू इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की थी। और इन्होंने 1869 में ही ये काम किया था, ये शुरुआत किया था। और उसी समय दो साइंटिस्ट थे, तो दोनों साइंटिस्ट ने आइडेंटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया, मतलब दोनों लोगों ने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। लोथर मेयर ने भी, और दूसरे का नाम क्या था, मेंडलीव। तो मेंडलीव तो यहाँ पे भाई मेन काम तो मेंडलीव ने ही किया था, सबसे ज़्यादा पॉसिबल काम। लेकिन इन्होंने भी, इन लोग जो पिछले लोग, जिन्हें पिछले 4 लोगों को मैंने जो बताया, उनके फ्लॉप स्टोरीज़ को ही यूज़ करके इन्होंने बेहतर एक प्रिंसिपल दिया था। तो लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों एक साथ 1869 के ईयर में इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया। तो इनके फ्लॉप, हालांकि मेंडलीव का भी फ्लॉप था, लेकिन हम अभी इनको फ्लॉप नहीं मानेंगे इन सब की तुलना में, इन 4 के कंपैरिजन में। ये 5वां लोथर मेयर्स कर्व के रिलेटेड। सो लोथर मेयर ने और इन्होंने दोनों ने मिल के प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद दियर एटॉमिक, इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के साथ रिलेट किया। इनका ये रूल था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि लोथर मेयर में, देखो दोनों ने आइडेंटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लगभग इन्होंने क्लासिफिकेशन एक जैसा ही किया था। और इन्होंने भी एटॉमिक मास के साथ रिलेट किया। इन्होंने एटॉमिक मास के साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट को रिलेट किया, क्योंकि एटॉमिक मास की ही बात कर रहे हैं। लेकिन लोथर मेयर ने जो स्टडी की थी उसमें इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा मतलब इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया था। और मेंडलीव ने किस पे ध्यान दिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। लोथर मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया, और इसके हिसाब से इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके पीरियोडिक टेबल बनाई। और इन्होंने एक कर्व दिया जो कि एटॉमिक वॉल्यूम कर्व था। एटॉमिक मतलब एटॉमिक मास को यूज कर करके, मतलब यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया, यहाँ पे मुझे हमें लिखना चाहिए एटॉमिक मास और वॉल्यूम कर्व, एक हाइफन लगा के। तो ये कर्व क्या था मैं आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर फोकस करना है कि लोथर मेयर ने जो स्टडी किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया था एलिमेंट्स के। इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया था। इन्होंने जो बनाया उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इन्होंने जो दिया था वो कर्व था। वो कर्व क्या है, वो कर्व मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स सी द कर्व फर्स्ट। सो स्टार्ट करें अगर, तो लोथर मेयर ने एक्चुअली किया क्या, लोथर मेयर ने क्या किया था मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लोथर मेयर एक्चुअली कैलकुलेटेड, इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया, निकाला, मतलब सॉल्व करके एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने क्या फाइंड किया, क्योंकि इन्होंने जो ग्राफ खींचा था उसमें एटॉमिक वॉल्यूम था, एटॉमिक मास था। तो एटॉमिक मास तो पहले से ही पता था सारे एलिमेंट्स का, डाल्टन ने ही बता दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, क्योंकि एक एटम का, किसी एलिमेंट के एक एटम का एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, ऑफ द नोन एलिमेंट्स, मतलब उन एलिमेंट्स का जो हमें डिस्कवर हो चुके थे उस समय। लगभग 56 या 57 एलिमेंट्स थे उस समय। बाई अप्लाइंग द फॉर्मूला, उन्होंने किस फॉर्मूले का यूज़ किया, एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी इनको पता था और एटॉमिक मास तो पता ही था। तो एटॉमिक मास में डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू डेंसिटी। दैट इज़ वेरी इजी फॉर्मूला। सो इसी को यूज़ करके लोथर मेयर ने सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया। अब इनको एटॉमिक वॉल्यूम मिल गया और इनको एटॉमिक मास तो पता ही था। तो लोथर मेयर ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, और जिस ग्राफ को ही क्या कहते हैं, लोथर मेयर्स कर्व, और वो ग्राफ ये है। तो इन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा। एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो एक्स एक्सिस पे इन्होंने एटॉमिक मास को लिखा, मतलब ऐसे ऐसे करके एटॉमिक मास एलिमेंट्स का इन्होंने लिखा, मैंने लिखा नहीं है। और इधर इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को लिखा वाई एक्सिस पे। ओके, तो इन्होंने एक ग्राफ खींचा कुछ इस तरह से। देखिए ये ग्राफ मैंने एकदम वैसा ही नहीं बनाया, लेकिन कुछ इसी तरह से ग्राफ है, जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं मैं उसको बता रहा हूँ। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, जहाँ पे मैंने गोल गोल किया, ये सब एलिमेंट्स को मैं शो कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा, ये जब ग्राफ इन्होंने खींचा किसी तरह से वॉल्यूम को लेकर के, इसको लेकर के, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, आगे चल के और भी, इन्होंने कहा कि ये सब जो एलिमेंट्स, इनकी पोजीशन एक ही जगह, ये सब जो कॉर्नर नहीं बन रहा है, ऐसे जो तीर बन रहा है, ऐसे इस तरह से जो कॉर्नर ट्रायंगल टाइप में बन रहा है, इस पे ये मतलब ये सब यहीं पे हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स है वो उनकी लोकेशन जो है कर्व में, जो ये जो कर्व है टेढ़ा मेढ़ा बना है तो कर्व है, इस कर्व में सेम जगह है। तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। और वहीं
जो इनके मिड में अवेलेबल है, जो पॉइंट मिड में आ रहा है, इनके मिड, जैसे ये लाइन इसके मिड में, ये लाइन इसके मिड में, ये लाइन इसके मिड में, ऐसे ये सब कुछ उस तरह के एलिमेंट्स हैं जो जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम करके हैं। ये एक खास तरह के एलिमेंट्स हैं। ये सब एल्काली मेटल्स हैं, ये अर्थ एल्काली मेटल्स हैं। ऐसे यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब हेलोजन्स हैं, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप में है। उसके नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इस ग्राफ के रिलेटेड उन कर्व के थ्रू इन्होंने ये समझाने की कोशिश की, और इन्होंने ये कहा कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ही ये कर्व खींचा, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी एलिमेंट हैं। इन्होंने कहा कि अगर यही हम एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर के रिलेटेड, मतलब अगर हम इन चीज़ों को बदल दें तब भी ग्राफ खींचे, तब भी ये ग्राफ लगभग ऐसा ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि एटॉमिक मास की जगह अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम हटा के एटॉमिक नंबर यूज़ करें, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का ग्राफ खींचें, तब भी आपको कर्व ऐसा ही मिलेगा। ये खास चीज़ है इस कर्व के बारे में, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन वंस अगेन कि ये भी, क्योंकि उस समय उसी ईयर में, जिस ईयर में इन्होंने ये सब चीज़ें दी, उसी समय मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करके पीरियोडिक टेबल दे दी। तो चूंकि ये बहुत टफ था, इसको एग्जैक्ट खींचना बहुत मुश्किल था, ये यूज़ में नहीं आया बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। ये हालांकि फ्लॉप क्या था, फ्लॉप नहीं था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे लोग ध्यान देने लगे, क्योंकि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री में ज़्यादा होती हैं। इन्होंने इस पर फोकस नहीं किया, इसलिए इनका ये जो चीज़ था ये एक तरह से इग्नोर्ड हो गया। और इग्नोर होने का मतलब क्या है, धीरे धीरे फ्लॉप भी हो गया। तो ये मैंने इस वीडियो में इतनी चीज़ें आपको समझाई, और इसमें बेसिकली मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए फ्लॉप थे। अब अगले वीडियो में मैं आपको मेंडलीव के बारे में पढ़ाऊँगा कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसके क्या क्या, मतलब वो पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे थी, उसमें क्या मतलब उसके एडवांटेजेस क्या क्या थे, उसके मतलब मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको इसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ होगा। सो आई थिंक अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, और आई एम सीरियसली रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड whatever I'm teaching here. If you will try to catch whatever I'm teaching you, so I think there will be no doubt related to this chapter. So thank you.